Everyone, this is your science educator Riya and I welcome you all to the EV classes. I hope आप लोग सब अच्छे से होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। आज हम लोग साइंस में एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में भी हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, दैट इज ऑफ फोर्स एंड प्रेशर। फिजिक्स से ना बच्चे बहुत डरते हैं, इवन तो ये मतलब ठीक है, फैक्ट है कि हाँ फिजिक्स से लोग डरते हैं। इवन तो जब मैं भी अपने स्कूल टाइम में थी, मैं भी फिजिक्स से बहुत डरती थी। बट पता है, लोग उन चीजों से डरते हैं ना जिन चीजों से वो रिलेट नहीं कर पाते। वंस दे स्टार्ट रिलेटिंग विद द थिंग्स, फिर तो उस चीज में मजा आने लगता है। तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि आज से आप लोगों को फिजिक्स में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज है ना जिसको अगर आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। गोइंग टू डू टुडे विथ यू ऑल, आज से हम लोग फोर्स एंड प्रेशर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है, साइंस का, स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड स्टार्ट फोकसिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग जाएंगे कैसे, व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द चैप्टर। ऑफ द चैप्टर ऐसे है, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे फोर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको उस चैप्टर में बोला था कि किसी भी चैप्टर के अंदर डाइव इन करने से पहले हमें उस चैप्टर का मतलब समझना होगा। सेम गोज हियर, फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा फोर्स क्या होता है, फोर्स की क्या चीजें होती हैं, फोर्स कैसे अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जिसके अंदर आता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेरएस फोर्स के टाइप्स कितने हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, और कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोग सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, दैट इज ऑफ फोर्स, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग आवर सेकंड पार्ट, दैट इज ऑफ प्रेशर। ये सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। उस पहले आगे बढ़ने से पहले तो कि फोर्स होता क्या, फोर्स से क्या समझते हो। फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग मतलब लगाते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्सफुली पढ़ना। फोर्स का एक कॉमन डेफिनेशन है, क्या है ये, पुश और अ पुल। पुश और अ पुल, राइट। मतलब बहुत लोग होता है ना, जब वो किसी कैफे, रेस्टोरेंट्स या शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहां पे पुल लिखा हुआ रहता है एंड सम ऑफ देम जस्ट पुश। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। ऐसा चीज होता है, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ये जो छोटी लाइन है, इसमें बहुत सी बात है। ये जो एनसीईआरटी होता है ना, एनसीईआरटी का काम होता है कि वो इतने बड़े डेफिनेशन को सम अप कर दे और एक लाइन में ले आए। ठीक है, आज समझते हैं कि फोर्स का मतलब क्या होता है। Force is a push or pull acting on object due to interaction between two objects. It can change the state of motion of an object by starting, stopping, speeding up, slowing down or changing its direction. फोर्स क्या होता है, एक पुश और पुल होता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे। फोर्स हमेशा दो चीजों पे लगता है। ठीक है, फोर्स कभी ऐसा नहीं होता कि आप अकेले का फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे हो फोर्स, लेकिन आप किसी के ऊपर लगा रहे हो फोर्स, राइट। हमेशा याद रखना, फोर्स कभी एक अकेला बंदा ऐसे नहीं होता है कि आप ऐसे कर दोगे ठीक है फोर्स अप्लाई, नो। फोर्स इज समथिंग जो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, इंटरएक्शन, राइट। इंटरैक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, देन दैट इज नोन एज योर फोर्स। ठीक है, फोर्स का काम क्या होता है कि वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आ दे, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में ले आ दे, कोई चीज स्लो है उसको स्पीड अप कर दे, स्पीड अप चीजों को क्या कर दे, स्लो कर दे। ठीक है, और चेंजिंग इज डायरेक्शन। इवन तो आगे आगे जैसे चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे, उसमें ये भी दिखेगा कि वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन को कैसे चेंज कर देता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो कितना छोटा लाइन है, पुश और अ पुल, लेकिन उसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, force acting in the same direction combine while forces in opposite direction subtract and equal opposite forces balance each other. Thus force is the physical cause that produces
और tries to produce a change into a motion। ये इतने बड़े डेफिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, फोर्स कभी सिंगल हैंडेडली नहीं लगता है। ठीक है, फोर्स का क्या काम होता है कि वो जो भी मोशन में चीजें हैं उसको ठीक उल्टा कर दे। अगर तेज चल रहा है स्लो कर दे। स्लो कब होगा, फोर्स लगाओगे तो स्लो हो जाएगा। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है ग्राउंड पे, उसको ये तो वन ऑफ द लेम एग्जांपल है कि एक ग्राउंड पे बॉल रखा हुआ, उसको किक कर दो तो वो जो बॉल था वो स्टेशनरी था, वो क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे भैया जी क्या कर रहे हैं, हमारे ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, वो इस वुडन ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। मान लो यहाँ पे इसका एक और छोटा भाई आ जाए, ऑल्दो ये छोटा है तो ये ज्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा, बट ठीक है, फोर्स आ तो रहा है ना, ये लगा तो रहा है ना, छोटे भाई की मेहनत को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये आया और इसको ये दोनों साथ मिलकर धक्का दे रहे हैं, तो जो कंबाइंड फोर्सेस होते हैं, इस एक बंदे का फोर्स, इस एक बंदे का फोर्स, दोनों बंदों का फोर्स मिलके क्या होता है कि एक बड़ा फोर्स बनाता है। ठीक है, कंबाइंड the forces acting in the same direction combine while forces in opposite direction subtract। ठीक है, दो तरफ दो लोग एक जगह एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होता है, वो आपके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है, फोर्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। वेयर एज अब यही छोटा भाई इसका फिर से आके फोर्स लगाने लगेगा तो क्या है, दो इंसान फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट। एक इधर से फोर्स कर मार रहा है और एक इधर से फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि दो अपोजिट साइड से अगर फोर्स लगता है ना तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वेयर एज जो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे तो वो फोर्स क्या होता है, कंबाइन होके टारगेट फोर्स बन जाता है। Thus, force is the physical cause that produces or tries to produce a change in motion। फोर्स एक फिजिकल कॉज है जिसके कारण जो मोशन में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन सच एज पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। जैसे आप जिम में भी जाते हो, जिम में भी तीन चीजें होती है ना, पुश डे, पुल डे, लेग डे। तो जो पुश होता है उसमें भी तो आप फोर्स लगा रहे हो, पुल होता है उसमें भी तो आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग वगैरह हो गया, इन सब में भी क्या होता है, फोर्स होता है। आप स्ट्रेच कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, आपके मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, वो सब दैट कम्स अंडर योर फोर्स। फोर्स आप समझ गए, फोर्स क्या होता है कि अगर फोर्स एक सेम डायरेक्शन में लग रहा होता है तो फोर्स क्या होता है, टर्न हो जाता है। ठीक है, वेयर एज जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगता है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, उधर से भी फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या होता है ना, अपोजिट वे में एक्ट करता है, हेंस वो दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है बताते हैं, पहले एग्जांपल्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। पुलिंग अ स्कूल बैग, व्हेन यू पुल योर बैग फ्रॉम द फ्लोर टू लिफ्ट ऑन टू योर शोल्डर। जैसे आप स्कूल जा रहे होते हो, तो आपका जो बैग होता है जहां पे भी ग्राउंड पे रखा हुआ है, आप ग्राउंड से उसे उठाते हो, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। अब आजकल तो बच्चे पता नहीं कैसे इतने भारी भारी बैग लेके जाते हैं, तो जो उस भारी बैग को आप कैरी करते हो दैट इज ऑल्सो योर फोर्स। पुलिंग अ रोप इन अ टग ऑफ वॉर में जो रोप को पुल किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स। व्हेन यू एंड योर फ्रेंड्स प्ले अ टग ऑफ वॉर, एवरीवन इज अप्लाइंग अ पुलिंग फोर्स। While we fly a kite, we can actually feel the force that is a push of the wind on it। जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, उनमें देखते हो क्या होता है कि जैसे जैसे हवा चलती है पतंग हमारा और ऊपर चला जाता है, कैसे, क्योंकि उसपे पुश लग रहा होता है, किसका, विंड का, हमारी काइट का, किस चीज का पुश लग रहा होता है, किस चीज का फोर्स लग रहा होता है, हमारी विंड का। के कारण जो हमारी काइट है वो और दूर चली जाती है। फोर्स इज यूज व्हेन वी किक द बॉल। हम अपने लेग से फोर्स लगा रहे होते हैं जो ग्राउंड पे बॉल होता है उस पे। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ फोर्स हमें समझ में आ गया। कॉज ऑफ फोर्स पे जाने से पहले लेट मी क्लैरिफाई यू कि जो भी फोर्स के पॉइंटर्स थे वो आपको क्लियर हो गए। उसमें जो पुश और पुल था उसमें वन ऑफ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्या, कि सेम डायरेक्शन में जो फोर्स लगते हैं वो एड ऑन होते हैं, वेयर एज जो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स होते हैं वो सबट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर कॉजेज ऑफ फोर्स। फोर्स को क्या कॉज करता है, मैंने क्या बोला था, फोर्स कभी भी अकेले से नहीं लगता है। ठीक है, फोर्स को लगने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। until and unless two objects are not interacting with each other, फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects। दो
दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर इंटरेक्शन होगी तभी वो फोर्स होगा. These two objects must interact with each other for a force to come into play and show its effect. If there is no interaction between two objects, no force can show its effect. जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. यहाँ एक आदमी और यहाँ एक कार है. ठीक है, कार अपनी जगह पे स्टेशनरी है और ये आदमी अपनी जगह पे खड़ा है, स्टेशनरी है. Until and unless ये जो आदमी है वो अगर कार को पुश नहीं करेगा, क्या आपका कार मूव करेगा? नहीं मूव करेगा. इसी पिक्चर में देखो, क्या जब इस आदमी ने इस कार पे फोर्स लगाया, इंटरैक्ट किया, तो क्या हमारी कार मूव होने लगी? ऑफ कोर्स होने लगी. सेम गोज हियर. यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, दो फीमेल बेस्टीज है, वो क्या कर रही हैं? वो खेल रही हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? मतलब इस वाले गेम में क्या, इस वाले खेल में क्या होता है कि आप करते हो अपने फ्रेंड का हाथ एंड यू जस्ट आप गोल गोल घूमते हो. इसमें क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा फील हो रहा होता है कि एक बंदा मुझे खींच रहा है और किसी दूसरे वाले को लगता है कि एक बंदा, मैं अगर ये हाथ छोड़, और ऐसा होता है कि मान लो ये अगर हाथ छोड़ देगी बहुत दूर जाके गिरती है, राइट? तो वही होता है. और अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, अगर इन दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा होता, तो क्या ये दोनों ये वाला गेम खेल पाती? नहीं. तो इससे कहने का मतलब है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स जब तक से दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट नहीं करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन के बेसिस पे ही लगता है. ठीक है. अच्छा, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी होता है. ठीक है. फोर्स के पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. हर, जैसे मैंने बोला था कि ये एक वुडन लॉग है, वुडन बॉक्स है, और यहाँ एक आदमी इसको फोर्स से इसको पुश कर रहा है. तो कितने कितने स्ट्रेंथ से उसको पुश कर रहा है. ठीक है. ऐसा भी तो हो सकता है, जस्ट इमेजिन ये एक वुडन वुडन बॉक्स है और जस्ट मैं उसको ऐसे टच की हुई हूँ. क्या ये बॉक्स मेरा मूव करेगा? नहीं. लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा इस पे अपना फोर्स लगाया, थोड़ा सा मैंने इसे पुश किया, ये वुडन बॉक्स क्या होगा? ये वुडन बॉक्स थोड़ा सा मूव करेगा अपने प्लेस से, राइट? और अगर इसमें मैंने अपने फुल स्ट्रेंथ से इसको पुश किया, ये क्या होगा? ये जो वुडन बॉक्स है ये और डिस्टेंस कवर कर लेगा. तो इन दोनों, जो मैंने थोड़ा पुश करा और जो मैंने ज्यादा पुश करा, इससे क्या मालूम चलता है कि मैंने जो दोनों टाइम में फोर्स अप्लाई करा था उसका वैल्यू डिफरेंट था, उस फोर्स की स्ट्रेंथ अलग थी, राइट? तो फोर्स के मैग्नीट्यूड से हमें मालूम चलता है कि हमने कितना फोर्स लगाया है किसी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है. और हाँ, force is described completely only when we know how much force is applied, magnitude and in which direction it acts. फोर्स के लिए दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है उसका डायरेक्शन. अगर हमें ये मालूम रहे कि फोर्स हमने किस डायरेक्शन में लगाया है और कितने स्ट्रेंथ से लगाया है, तो हमें फोर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है. द मैग्नीट्यूड शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स. जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो हमें बताता है कि हमने कितने स्ट्रेंथ से मतलब फोर्स अप्लाई करा है. ठीक है. द फोर्स अप्लाइड कैन बी लार्जर, स्मॉलर और इवन इक्वल टू द अदर फोर्स. जैसे मैंने बोला कि जो वुडन बॉक्स है उसको मैंने थोड़ा सा पुश कर, थोड़ा सा करेगा. अगर उसी वुडन बॉक्स को मैंने अपने पूरे स्ट्रेंथ से पुश कर दिया, वो वुडन बॉक्स और ज्यादा स्ट्रेंथ कवर कर लेगा, राइट? तो मैंने छोटा फोर्स भी लगाया और मैंने बड़ा फोर्स भी लगाया. तो सेम ये पॉइंट कह रहा है. ठीक है. द मैग्नीट्यूड force is expressed in the SI unit of force, that is called Newton. That is called Newton. Force की मैग्नीट्यूड जो होती है that is expressed in the SI unit, जिसको न्यूटन कहते हैं. जैसे हमने पढ़ा है ना, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन. तो जो 40 न्यूटन है, जो 40 न्यूटन है, ये न्यूटन क्या है? ये इस ये इस फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि हाँ 40 न्यूटन का फोर्स लगा है. ठीक है. जस्ट एक मान लो कि मेरी एक फ्रेंड है. ठीक है. उसका हाइट है जस्ट 5'10". ठीक है. उसका हाइट है 5'10". अगर आपको बोलने आऊं और बोलूं कि अरे मेरी फ्रेंड तो 5'10" है, तो क्या समझ में आएगा? 5'10" वॉट चीज 5'10"? वही अगर मैं बोलूं कि अरे देयर इज माई फ्रेंड जिसकी हाइट ना 5'10", जिसकी हाइट वही मैं बोलने आऊं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी हाइट 5 फीट है, समझ में आएगा? अच्छा, मैम इज टॉकिंग अबाउट उनकी फ्रेंड जिनका हाइट 5 फीट है, राइट? तो सेम वही करता है जो हमारा न्यूटन है, वो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि कितने स्ट्रेंथ से हमारा फोर्स लगा है.
The direction tells us where the force is acting such as left, right, upward और backward. जो डायरेक्शन होता है वो क्या बताता है फोर्स का कि फोर्स लग किधर रहा है, राइट? ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, फिजिक्स को हमेशा रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे ना तो फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि रिलेटेबल चीज आसान होती है ना दिमाग में रखने के लिए, राइट? तो वही होता है ना कि हमें जैसे लाइफ में डायरेक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्शन की, सेम गोज इन दिस चैप्टर। फोर्स के भी टॉपिक में डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो फोर्स से हमें डायरेक्शन के भी बारे में मालूम चलता है कि वो किधर एक्ट कर रहा है, सीधे कर रहा है, पीछे कर रहा है, अपवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, in which direction it's acting. ठीक है? When two forces act on an object, then two cases arises. Either the force act on the same direction or the forces act in opposite direction. ठीक है? जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है तो दो केसेस अराइज होती हैं, क्या कि फोर्स जो होता है वो या तो सेम डायरेक्शन में लगेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पे दो भाई थे, अगर दोनों भाई एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स होता है वो कंबाइन होकर एक लार्जर फोर्स बन जाता है, ठीक है? वहीं अगर वो दोनों भाई अपोजिट साइड से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा, वो अपोजिट साइड से फोर्स लगेंगी, ठीक है? और जैसे एग्जाम्स में भी आ जाता है डिफाइन वन न्यूटन। न्यूटन क्या है? न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स, ठीक है? तो डिफाइन वन न्यूटन आ जाता है, तो वन न्यूटन इज द फोर्स दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एक बार ध्यान से सुनो, 1 न्यूटन इज अ फोर्स that can make an object of 1 kg mass to move at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। एक न्यूटन फोर्स वो होता है जो हमारे 1 kg मास को मूव करा सकता है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है? इसमें सारे पॉइंट समझ में आ गए कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या है, मैग्नीट्यूड की ऐसा यूनिट, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, ठीक है? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी और फिजिक्स में भी। और सेम फोर्स जब इंटरैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट का तो दो केसेस अराइज होते हैं, या तो तुम्हारा फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा या तो अपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगे, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स के बारे में बात कर ले तो द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैग्नीट्यूड से तो हमें वो मालूम चल रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स मालूम चल रहा था, वेयर डायरेक्शन से हमें क्या मालूम चलता है, नेट फोर्स मालूम चलता है। डायरेक्शन से क्या मालूम चलता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है वो अभी आगे हमें मालूम चलेगा। डायरेक्शन से हमें मालूम चलता है कि हमारा टोटल फोर्स कितना लगा। डायरेक्शन जैसे मैंने बोला था लाइफ में और फिजिक्स में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट act in the same direction, they are add together resulting in a greater resultant force acting on the object। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? इसको ध्यान से सुनो। इफ टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट in the same direction they are added together resulting in a greater resultant force acting on the object। ठीक है? जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है? एक F1 फोर्स लग रहा है और एक ये तुम्हारा F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है? दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनका जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स किसको कहते हैं? जैसे मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है? मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये जो c क्या है वो a और b का नेट रिजल्टेंट है। नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जब आप टोटल एड ऑन कर लेते हो ना उसको आप नेट रिजल्टेंट कहते हो, ठीक है? तो जब F1 फोर्स और F2 फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा होता है तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शंस आर टेकन विद अपोजिट साइंस व्हाइल कैलकुलेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? Forces acting on the opposite directions are taken with opposite signs while calculating। ठीक है? एक सेकेंड, इसमें पेज है, यहाँ देखो, जैसे मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। ये फोर्स है, सॉरी ये एक वुडन बॉक्स है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया F1 का फोर्स लगाया, यहाँ मैंने फोर्स लगाया F2 का फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं ना, ये दोनों फोर्स मेरे सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो अगर मैं इन्हें एड ऑन करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो मेरा पहला केस हो गया, ठीक है? दूसरे केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरा एक वुडन बॉक्स है, यहाँ एक फोर्स एक्ट करेगा F1 और यहाँ फोर्स एक्ट किया मेरा F, तो मेरा
फोर्स लग रहा है एक ही सेम ऑब्जेक्ट पे, लेकिन क्या मेरे पास अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं? मेरे पास अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है और दूसरा F2 लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। बट आपको क्या करना होता है ना कि एक फोर्स को आपने पॉजिटिव लेना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। एक फोर्स को क्या करना होता है, पॉजिटिव लेना होता है, और जो दूसरा अपोजिंग फोर्स होता है आप उसको नेगेटिव ले लो। बेसिकली ये लेफ्ट साइड वाले को आप पॉजिटिव लेते हो, राइट साइड वाले को नेगेटिव लेते हो, वो आपके ऊपर है। बट अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, और जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। कैलकुलेशन क्या करते हैं, F1 पॉजिटिव होता है, वेयर जो हमारा अपोजिंग फोर्स है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। बात समझ में आ गई? ये कह रहा था लास्ट स्लाइड में, that forces acting on the opposite directions are taken with opposite signs while calculating। जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो हमारा अपोजिंग साइन होता है वो क्या होता है, वो हम लोग उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। A force applied towards the right is taken as positive and the force applied towards the left is taken as negative। अब मतलब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा साइन किस पे ले रहे हो, ठीक है। ऐसे अपोजिंग साइन को क्या किया जाता है, अपोजिंग साइन को नेगेटिव लिया जाता है, और जिस सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। Using opposite signs helps in accurately determining the net effect of all forces acting on the object. If the two forces are applied to an object in an opposite direction, then the net force acting on an object is equal to the difference between the forces। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट इसको समझाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये आपने समझ लिया ना कि सेम डायरेक्शन में फोर्स जाएगा तो वो ऐड हो जाता है, और जो इधर से अपोज कर रहा है जो, वो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लेते हो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये वुडन बॉक्स है, ये इस पे फोर्स दिया मेरा 50 न्यूटन का। यूनिट लगाना मत भूलना, बहुत बच्चे यूनिट लगाना ही भूल जाते हैं, फिर टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कंफ्यूज होकर वो काट देते हैं आपके मार्क्स। मार्क्स नहीं कटवाना है अपना। 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ लग गया तुम्हारा 30 न्यूटन का फोर्स। हालांकि ये जो 30 न्यूटन है वो 50 न्यूटन से कम है, बट ठीक है, फोर्स लग तो रहा है ना। तो अब हमें कैलकुलेट करना। बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, इस वाले कंसेप्ट को भूल जाएंगे और ऐड कर देंगे 5, 6, 7, 80 न्यूटन लेके आ जाएंगे आंसर। क्या ये आंसर हमारा सही है? नहीं है, ये सही है, वन ऑफ द रॉन्गेस्ट आंसर ऑफ द वर्ल्ड है। इतना सिली मिस्टेक करना भी मत। साइन को हमेशा याद रखना है कि जो अपोजिंग साइन होता है, अपोजिंग फोर्स जो होता है उसको नेगेटिव लेना है, और जो सेम वाला फोर्स जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसको पॉजिटिव लेना है। इसका करेक्ट कैलकुलेशन क्या होगा? करेक्ट कैलकुलेशन इसका होगा 50 न्यूटन 30 न्यूटन कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया, कितना बचा हमारा 20 न्यूटन टोटल नेट फोर्स लग रहा है। ये जो 20 न्यूटन है वो हमारा नेट फोर्स है, ठीक है। नेट फोर्स को कहते हैं जब दो फोर्सेस को कंबाइन करके जो हमारे पास फाइनल फोर्स आता है वो हमारा नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, if the two forces apply to an object in a opposite direction, दो forces apply हो रहे हैं किसी एक object पे opposite direction में, then the net force acting on an object is equal to the difference between the forces। जो मैंने यहाँ पे करवाया, जो दो forces act कर रहे हैं इनका net force क्या है, डिफरेंस है। मैंने क्या करा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचा, 20 न्यूटन बचा ना। तो वही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन, इनका जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ द फोर्सेस। आया बात समझ? सो दीज आर ऑल द पॉइंटर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड से हमें स्ट्रेंथ मालूम चलता है, डायरेक्शन जरूरी है आप फिजिक्स के लिए भी, लाइफ के लिए भी, ठीक है। सेम डायरेक्शन वाले फोर्स एड ऑन होते हैं, अपोजिट वाले अपोजिट साइन के साथ वाले कैलकुलेटिंग लिखते हैं, न्यूटन लिखना मत भूलना। But if the forces are applied to an object in an opposite direction, then the net force acting on an object is equal to the difference between the forces। हम एक ही पॉइंट पे बार, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम टाइम पे इसको ध्यान रखो, ठीक है, आपके दिमाग से निकले नहीं।
ये समझ में आ गया? देखो फोर्स इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे दो बंदे हैं और फोर्स लगा रहे हैं तो इनका क्या होगा, कंबाइंड फोर्स ज्यादा होगा। वेयर एज ये जो दो बंदे हैं लगा तो अपना अच्छा खासा स्ट्रेंथ रहे, अच्छा खासा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट फिर वही है जो इनका नेट फोर्स आएगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा सेम इस पिक्चर में, ठीक है। अब इसको रेज करना होगा ना। When the two forces act in the same direction, their effective magnitude increases. सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगी तो ऑफ कोर्स जो उसका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड होगा, नेट फोर्स होगा, वो ज्यादा होगा। When the two forces act in opposite direction, their effective magnitude decreases. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मान लो, ये वही है 50 न्यूटन की फोर्स है और ये तुम्हारी 30 न्यूटन की फोर्स है, टोटल कितना हो गया, 80 न्यूटन का फोर्स हो गया। सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो वो फोर्स तुम्हारा ज्यादा हो गया, ठीक है। वही मैंने क्या बताया, अगर यही 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर से तुम्हारा 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, 20 आंसर आएगा ना। 20 न्यूटन का फोर्स, हमारा 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेम डायरेक्शन वाले का सेम डायरेक्शन वाले का ये सेम डायरेक्शन द इफेक्टिव मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है, वेयर जो अपोजिट्स होते हैं उनका इफेक्टिव मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो यही दोनों पॉइंट्स में कह रहा है। When the net force on an object becomes zero, all the applied forces balance each other. लाइन का मतलब क्या है? When the net force on an object becomes zero, अब तुम मेरे को ये बताओ कि नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे जीरो कब होता है और कैसे होता है? इसके पास है जवाब? कोई दे सकता है? Until I am erasing all the stuffs here. क्या है? When the net force on an object becomes zero, zero कब होता है? कॉमन सेंस, नेट फोर्स वो होता है ना जो आप दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके लिखो, दैट इज योर नेट फोर्स। अगर मैंने यहाँ ये जब मैंने यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, और इधर से भी मेरा लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, बट मैंने क्या बोला था, अपोजिंग साइंस, अपोजिट साइड वाले फोर्सेस में साइन को आपने लेना है डिफरेंट, तो आप डिफरेंट साइन लोगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। तो व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, अगर दोनों तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ऑल द अप्लाइड फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। अब मान लो मैं भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, उधर से मेरा भाई भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हिलेगा? नहीं हिलेगा। वो जो है बॉक्स, वो अपने जो भी चीज है वो अपने प्लेस मतलब प्लेस पे ही रह जाएगी, ठीक है। तो जो इक्वल एंड अपोजिट साइंस कैंसिल ईच अदर, या कैंसिल ईच अदर हो जाता है, बैलेंस वो कर लेते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करता है, ठीक है, हमारा नेट फोर्स जीरो आ जाता है। इन दिस कंडीशन नो डिस्प्लेसमेंट अकर्स एंड द ऑब्जेक्ट ईदर स्टेज एट रेस्ट और कीप्स मूविंग विद सेम स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जहां पे हमारा मैग्नीट्यूड सेम होता है फोर्स का, उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, इट इज आइडेंटिफाइड ओनली थ्रू द इफेक्ट्स it produces on different objects such as changing their state of motion, direction, speed, shape और size। फोर्स को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम में हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, मैं इस एयर पे फोर्स लगा रही हूँ, लगा तो रही हूँ, आपको दिख रहा है फोर्स, मेरे को भी तुम मैं तो लगा रही हूँ, हवा पे फोर्स लगा रही हूँ, दिख रहा है आपको? फोर्स कैन नॉट बी सीन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं इस पे अपने बोर्ड पे भी फोर्स लगा रही हूँ, आपको दिख रहा है? नहीं, मैं तो लगा रही हूँ, मेरे को तो मालूम है, मैं तो स्ट्रेंथ लगा रही हूँ इस बोर्ड पे, क्या ये बोर्ड हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। हालांकि इस बोर्ड के कंपैरिजन में जो जितना फोर्स लगना चाहिए इसको हिलाने में वो कम है, तो ठीक है, फोर्स लग तो रहा है ना। तो वही बात है, फोर्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, आप उसको डायरेक्टली फोर्स को नहीं देख सकते हो। इट इज आइडेंटिफाई ओनली थ्रू इफेक्ट्स इट प्रोड्यूसेस। अनटिल एंड अनलेस ये बोर्ड हिलेगा नहीं, क्या आप कभी मेरे पे बिलीव कर पाओगे कि मैं फोर्स लगा रही हूँ? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इस बोर्ड को हिला दूंगी आप मान जाओगे कि हाँ मैम ने फोर्स लगाया। वही बात है, हम तभी यकीन करते हैं फोर्स लग रहा है जब उसके इफेक्ट्स हमें अपनी आंखों से दिखते हैं। कैसे इफेक्ट्स?
जैसे कि वो अपने मोशन को चेंज कर दे, जैसे कि वो अपने मोशन को चेंज कर दे, डायरेक्शन को चेंज कर दे, स्पीड को चेंज कर दे, शेप को चेंज कर दे, साइज को चेंज कर दे, हर एक चीज को जैसे वो ओरिजिनल कंडीशन में उसको चेंज कर दे, तो मान लोगे फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कम टू आवर अनदर टॉपिक, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। A force can change the state of motion of an object. Force can change the direction of motion. Force can change the shape or size of an object. A force can change the speed of an object. कैसे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे ये बच्चा ये मतलब बहुत स्पीड से आ रहा है, बाइसाइकिल चला गया, इसको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई दी, ये क्या करेगा, ये फटाक से ब्रेक लगाएगा और इसकी साइकिल क्या है वो रुक जाएगी। तो इसने क्या करा, इससे ब्रेक पे अपने मतलब अपने पैर से प्रेशर लगा, अपने पैर से फोर्स लगाया इस अपने ब्रेक पे, तो ये जो बाइसाइकिल है वो रुक जाएगी, राइट। ये स्प्रिंग है, इसकी आप ये चेंज कर दोगे, साइज चेंज कर दो, एक स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को लेके ऐसे दबाओ, चेंज इट्स वॉट, स्प्रिंग की तुम्हारी साइज चेंज हो जाएगी। ये रोटी रोटी जो होता है वो अब जब आप आटे पे बेलन चलाओगे उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसमें भी फोर्स लग रहा है। ये फुटबॉल है, स्टेशनरी मोशन में आप फिर से किक करो, इसका ये चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। वेयर एज दिस द बॉल चेंजेस डायरेक्शन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द बैटर। जैसे बैटर के पास बॉल आता है और जैसे ही बैटर हिट करता है, बॉल को टेक्निकली कैसे जाना चाहिए था, बॉल को, बॉलर ने बॉल मारा, टेक्निकली बॉल को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बैटर प्रेजेंट था और बैटर ने बॉल को छक्का मारा, तो क्या हो गया, बॉल आना ऐसे था, चला वैसे गया, तो क्या हुआ, फोर्स के कारण डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज हो गया। तो यही होते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, जो आपके डायरेक्शन को जो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे, साइज को चेंज कर दे, स्पीड को चेंज कर दे और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर दे, ठीक है। A force can change the state of motion of an object. It can make a stationary object start moving or make a moving object stop, slow down or speed up. जैसे one of the very classic example of this chapter कि एक stationary ball है और उस पे आप आके force लगाओगे, ऐसे किक करोगे, तो आपकी जो बॉल है वो हवा में मूव कर जाएगी, वो स्टेट ऑफ मोशन अपना चेंज कर देगी, ठीक है। ये 111 है हर जगह। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स होता है वो एक ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, जैसे मैंने आपको वो वाला एग्जांपल बताया बैटर और बॉलर वाला। Force is applied on a different side, it can turn or deflect an object from its original path. Of course, अगर फोर्स अपोजिट, बॉल उधर से आ रही थी, राइट, फोर्स भी इधर से लग गया, अपोजिट डायरेक्शन से लग गया, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा पार्ट, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप और साइज चेंज कर देता है, जैसे प्रेसिंग दिस स्प्रिंग, और आजकल एक वो भी आ रखा है ना, स्ट्रेस बॉल का आ रहा था, उसको ऐसे प्रेस करने से, स्क्वीज करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, फोर्स का एग्जांपल, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो स्ट्रेस कम होता है। A force can change the speed of an object, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया। A stronger or continuous force can increase or decrease the speed of a moving object, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स थे, ये सारे हमारे क्या थे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स थे, ठीक है। यहाँ तक अभी समझ में आ गया हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैग्नीट्यूड कवर कर लिया, डायरेक्शन कवर कर लिया, अपोजिट साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लिया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स विथ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हेन आई किक अ स्टेशनरी बॉल इट स्टार्ट्स मूविंग। एक जो स्टेशनरी बॉल है उसको जैसे ही मैंने किक करा वो बॉल मूव करने लगा, ठीक है। while it stops on its own. No applied a force from the opposite side. So how did it stop? जैसे आप इसको ये एक ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान आया, इसने बॉल को हिट करा, ये बॉल हिट किया और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये बॉल हिट किया, ये थोड़ा देर ऐसे घुमा 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 और ये यहाँ जाके अपने आप स्टॉप कर दिया। इस बंदे ने तो किक मारा बॉल को, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, बॉल तो कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करते रहना चाहिए था, बॉल को तो रुकना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में भी देखो, आप करके देखना, बॉल को जब हिट करोगे ना तो वो एक सर्टेन टाइम के, आप चाहे कितने भी स्पीड से आप ये कर लो, ठीक है, और या आप नॉर्मल कर लो या स्पीड से कर लो, वो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा ना कि वो बॉल जाके ना रुक जाएगी, कि उसको तो अपोजिट साइड से किसी ने नहीं रोका, कैसे रुक गया। फिर हमारी आती है ये मिस वॉट, मिस स्टूडेंट आती है, बॉल स्टॉप और आंसर देती है, द बॉल स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अभी तो हम लोग फोर्स पे थे, फ्रिक्शन पे कैसे आ गए।
यही जवाब देंगी। Ball stops because of friction. The ground applies a frictional force opposite to the motion the ball which gradually slows it down and brings it to the rest. फोर्स जो अप्लाई हुआ था वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ था, ठीक है। मैंने बॉल को हिट करा, बॉल सीधे गया, बट एक मोमेंट के बाद क्या हुआ कि हमारा जो बॉल था वो रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि उसने ग्राउंड ने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, ग्राउंड ने हमारे ग्राउंड ने फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, राइट। तो बॉल किस फोर्स के कारण रुका? बॉल हमारे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुका। इस फोर्स को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि अगर हमने फोर्स लगाया नहीं बॉल पे तो बॉल हमारा रुका कैसे? बॉल फोर्स देखो, जैसे ग्राउंड और बॉल भी देवर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, राइट। बॉल जो था हमारा वो ग्राउंड के ऊपर था, ठीक है। तो फोर्स मैंने क्या बताया था कि फोर्स जो होता है हमेशा दो इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स पे लगता है। तो सेम हमारे बॉल पे किसने फोर्स लगाया? हमारे ग्राउंड ने फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। इसको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस बिट्टी रानी ने हमें जवाब दे दिया कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैंने बॉल तो मारा बट वो रुक कैसे गया, तो बिट्टी रानी ने जवाब दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ था उस पे, इसलिए वो रुक गया। दिस एग्जांपल शोज दैट अ फोर्स कैन एक्ट इवन व्हेन वी डोंट सी एनीवन अप्लाइंग इट। मैंने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में ये स्टार्टिंग पॉइंट ही बोला था कि हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स कैन नॉट बी सीन, ठीक है। तो वही बात है, ऐसा बात नहीं है कि अगर हम देख नहीं रहे हैं तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सेम जैसे मैंने बोला था मैं इस बोर्ड को टच कर रही हूँ, मैं तो फोर्स लगा रही हूँ बट ये तो हिल रहा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लगा नहीं रही हूँ, मैं लगा रही हूँ, बट वही है कि फोर्स दिखता नहीं है। द ग्राउंड टचिंग द बॉल क्रिएट्स फ्रिक्शन, हेंस दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ से अब हम लोग आते हैं कहाँ? यहाँ से हम लोग आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेज में, ठीक है। मैंने बता दिया कि ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा था। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट से क्या समझ में आता है? कॉन्टैक्ट इज समथिंग जो हम लोग एक दूसरे से टच में रहने के लिए करते हैं, वो तो करते हैं। मतलब कॉन्टैक्ट इज समथिंग जब दो चीज इंटरैक्ट कर एक दूसरे के साथ, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग आ गए। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो, जैसे कि अभी हमने ग्राउंड और बॉल वाला एग्जांपल देखा है, ठीक है। तो जो ग्राउंड था और जो बॉल था वो दोनों एक दूसरे के टच में थे, वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे। तो दैट वाज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो किसके अंदर आता है? हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया। जैसे ये जो है वो हमारे इसको उठा, क्या इसको कहते हैं? अ, जैसे ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में इसने इस रॉड को पकड़ रखा है, तो इस बंदे का कांटेक्ट, इसके हाथ का कांटेक्ट किससे? इस रॉड से, राइट। तो वो भी मस्कुलर फोर्स हो गया। हर वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दैट विल कम अंडर योर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन फोर्स क्या होता है? नाम भी से क्लियर है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट नहीं हो लेकिन फोर्स लग रहा हो। जैसे a force which can be exerted by an object even from a distance is called a non-contact force. जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स लग रहा है, दैट इज योर non-contact force. There is no physical contact between the object which exerts the force and the object on which forces are exerted. कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ना ही उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ना ही उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। से इसके एग्जांपल्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेट देखा है ना आपने? मैग्नेट के पास अगर ये तुम एक वो सेफ्टी पिन या फिर कोई भी आयरन का नेल लेके आओगे, कोई जरूरत नहीं है कि तुम मैग्नेट को पास लो या फिर आयरन नेल को एकदम उसमें घुसा दो। नहीं, तुम एक सर्टेन डिस्टेंस पे उसको रखो। देखना कैसे ये जो तुम्हारी सेफ्टी पिन है या फिर जो आयरन की नेल है वो इसके पास अट्रैक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा है? तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लगा है। Electrostatic force, one of the most
नोन एग्जाम्पल के बचपन में हम लोग बहुत किया करते थे, जैसे एक बलून ले लो और अपने बाल पे उसको ऐसे रब कर लो और उसको हटाओ, और जब पेपर के वो ले लो, पेपर के टुकड़े ले लो क्या, और सॉरी बलून नहीं, बस स्केल को लो और स्केल को अपने बाल पे रब करो और पेपर पेपर के ऊपर रखो, देखना वो पेपर कैसे एकदम जादू होने लगता है, वो पेड़ के पास आ जाता है। ठीक है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हाथ है। बट बचपन में हम लोग क्या कहते थे कि आओ एक जादू दिखाते, तो दैट इज नॉट जादू, आई मीन दैट्स अ जादू, बट किसका जादू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जादू है, ठीक है। और वन ऑफ द फेमस फोर्स दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये था हमारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ गया कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल इंटरैक्शन होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। वेयर एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जो वो फोर्स अप्लाइड होते हैं जब फोर्स अप्लाइड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ईच अदर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं ये सारे। अब हम लोग आते हैं मस्कुलर फोर्स पे। पहले कॉन्टैक्ट फोर्स था ना, हमारा मस्कुलर फोर्स है ना। मस्कुलर फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं होता है, सॉरी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ये आप इसको मत देखना, ठीक। तो आता है हमारा मस्कुलर फोर्स, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जैसे मैंने बताया वेट लिफ्टिंग में क्या होता है कि आप उस जो भी रॉड होता है उसको लेते हो और आप उसको ऐसे हवा में ये करते हो, तो वो क्या होता है? आपका मस्कुलर फोर्स होता है। इवन तो आप जब जिम में भी जाते हो, जब आप वेट लिफ्टिंग भी करते हो, तो वो सब क्या होता है? आपका मसल्स का इंटरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट से, तो आप फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। Muscular force is the force applied by the muscles of our body when we push, pull, lift or move an object through direct physical touch. Direct physical touch होता है तो that is a muscular force. Example, a person pushing a door या फिर weight lifting. जब आप गेट खोल रहे हो, गेट बंद कर रहे हो, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द डोर। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब टच होता है, ठीक है। तो वो आप कर रहे हो तो फिर वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। द मस्कुलर फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इनसाइड योर बॉडी। ऐसा नहीं है कि बस मैंने क्या बोला था, फिजिक्स को अगर आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप ये मस्कुलर फोर्स हमने फिजिकल वर्ल्ड में ही कर रहे हो, इनसाइड योर बॉडी जो हमें नहीं दिखती है वहां पे भी हमारा मस्कुलर मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। द मस्कुलर फोर्स But muscular force also acts inside our body to carry out many vital functions necessary for survival, such as digestion, breathing, and beating of heart also takes place by the muscular force produced by cardiac muscles. मतलब जब जो डाइजेशन होता है हमारे अंदर वो भी एक मस्कुलर फोर्स होता है। कैसे? जैसे आप खाना लेते हो, ठीक है, खाना खाते हो तो वो हमारे ईसोफेगस से होकर हमारे स्टमक तक जाता है, तो वो जो ईसोफेगस में जो हमारा खाना जा रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस फोर्स। फोर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं, ठीक है। वो हम अपने बायो वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। उस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो जो हमारा ईसोफेगस होता है वो भी हमारे मसल्स का बना हुआ रहता है, राइट। तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो हमारे फूड को ऐसे फोर्स लगा के क्या कर रहे होते हैं? खाने को नीचे कर रहे होते हैं। तो डाइजेशन में भी हमारे मस्कुलर फोर्स का हेल्प हो गया। दूसरा, वाइल बीटिंग ऑफ आवर हार्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है कार्डियक मसल्स का हमारे हार्ट में, कार्डियक मसल्स नाम में ही है मसल्स, तो ऑफ कोर्स वो तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेगा ही बीटिंग करने में हार्ट को। और नेक्स्ट क्या हमारा? ब्रीदिंग। लंग्स में जो हम लोग ये इनहेलेशन और एक्सपायरेशन करते हैं, वो जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो उसमें भी क्या लगता है? हमारा मस्कुलर फोर्स लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स पुशेस फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग डाइजेशन एंड कॉजेस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और हार्ट का तो मैंने बता दिया कि वो कार्डियक मसल से बने हुए रहते हैं। जब उसको बीट करना होता है, जब उसको ब्लड पंप करना होता है, तो वो उसके कार्डियक मसल्स मूव करते हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा होता है? उसमें मस्कुलर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। तो फोर्सेस हमारी बॉडी में भी लग रहे होते हैं, बॉडी के बाहर भी लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स समझ में आ गया क्या होता है? जब हमारे मसल्स का और ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्शन हो तो दैट इज योर मस्कुलर फोर्स। सेकेंड कम्स योर फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी वन ऑफ द सेकेंड पार्ट है हमारे किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है।
Frictional force is the force that opposes the motion of an object and acts only when two surfaces are in contact with each other. जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल बताया था जिसका आंसर हमारी बिट्टी रानी ने दिया था क्या, कि जो बॉल हमारा रुक जाता है ग्राउंड पे, क्यों रुकता है? क्योंकि ग्राउंड ने हमारे बॉल पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अपोजिंग फोर्स होता है जो हमारे मोशन के अगेंस्ट लग रहा होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्ट्स ओनली व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। अगर वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है। इवन दो, जैसे मेरे दिमाग में भी एक एग्जांपल आया, जब आप गिरते हो रोड पे या फिर कहीं पे भी, मतलब जब आप गिरते हो रोड पे तो हमारे जो हाथ पैर होते हैं ना वो उस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, क्यों? क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन आप गिरे, आप जैसे गिरे, आपका फोर्स लगा, ठीक है, वही हमारे ग्राउंड का भी फोर्स लगता है और फिर आपको स्क्रैचेस आ जाते हैं, इसलिए गिरना मत। फ्रिक्शन नहीं तो आपको स्क्रैचेस आ जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। आप खड़े रहोगे आपको स्क्रैचेस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही आप गिरोगे, आप मूव कर रहे हो, आपको स्क्रैचेस आ जाएंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट वाले डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। मेरा मोशन ऐसे है, मेरा फोर्स अगर ऐसे लग रहा है तो मेरा फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ठीक है। When इसके एग्जाम्पल क्या है? When pedaling of a moving bicycle is stopped, it gradually slows down and finally comes to rest due to the frictional force acting between the बाईसाइकिल टायर्स एंड द रोड। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो ये बच्चा जो है वो स्पीड में अपना बाईसाइकिल चला रहा है, ठीक है, और ये अचानक से पेडल मार के अपना साइकिल रोक देगा, क्या किया इसने? शुरू में तो इसने फोर्स लगाया, लेकिन किस टाइप का फोर्स लगाया? हमें पार्ट बाय पार्ट जाना होता है, ठीक है। जैसे ये बंदा बहुत स्पीड में बाईसाइकिल चला रहा था और इसने अचानक से ब्रेक मारा, ब्रेक तो मारा इसने, फोर्स तो लगाया, लेकिन किस टाइप का फोर्स लगाया? फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। और फ्रिक्शन लग किन चीजों में लग रहा था? हमारे टायर में लग रहा था, क्योंकि वही ग्राउंड के कांटेक्ट में था, ठीक है। तो जो टायर और जो ग्राउंड था वो दोनों कांटेक्ट में था, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगा? इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल था हमारे फ्रिक्शनल फोर्स का। तो फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आता है। एक सेकेंड, और फ्रिक्शनल फोर्सेस का एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो रेड लाइट होता है, जो जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड लाइट होता है, तो जैसे कोई आदमी बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और वो अचानक से दिखता है कि रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया, तो क्या करता है? अपना गाड़ी रोक लेता है। अगर स्पीड में चला रहा है और वो बंदा अपना गाड़ी रोक लेगा, तो उसके पीछे जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए आगे मूव आउट हो जाता है, आगे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। कार आगे जा रही थी और उसने अचानक से ब्रेक लगाया, तो रोड और कार के टायर्स में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इसलिए जो अंदर बैठे हुए लोग होते हैं वो थोड़े आगे मूव हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्पीड में मत गाड़ी चलाना। सेकेंड कम्स टू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते थे? वो फोर्सेस जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए फोर्स लगाते थे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जिसमें से वन ऑफ आवर स्टार्टिंग फोर्स वाज अ मैग्नेटिक फोर्स। ये तो बहुत, ये है, आप एक मैग्नेट को रखो, जैसे मैंने बताया, एक मैग्नेट को रखो और एक आयरन नेल को रखो, मतलब वो बिना वो उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बाकी रहेगा, ठीक है। वो क्या करने लगेगा? वो एक दूसरे में आके अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a magnet which can attract or repel certain materials like iron, steel, nickel और cobalt without touching them। फोर्स क्या होता है? मैग्नेट के साइड से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो बस अट्रैक्ट करता है, वो रिपेल भी करता है, ठीक है। रिपेल किसको करेगा? जैसे ये देखा है ना आपने, अपोजिट जो मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वेयरएज अगर तुम सेम पोल्स ले आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, इन दोनों मैग्नेट्स को तुम थोड़ा सा पास लेके आओगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वेयरएज नॉर्थ साउथ क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स है। साउथ नॉर्थ क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स है। वेयरएज जो नॉर्थ नॉर्थ है, इन दोनों को पास लाओगे ना, ये पास नहीं आएंगे, ये और उल्टा दूर जाने का कोशिश करेंगे, तो वो रिपल्शन हो जाएगा। वेराज साउथ साउथ में भी रिपल्सिव फोर्स होगा। तो अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, वेराज जो सेम वाले पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है।
Example, a magnet pulling an iron nail from small distance. The magnetic force exerted by powerful electromagnet is used to separate scrap iron objects from among a heap of waste materials. ठीक है, जैसे जो बहुत सारा ऐसा जो जैसे कचरा जहां हम लोग बहुत सारा ऐसा डंप हो जाता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है ना कि एक बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, वो जितने भी आयरन की चीजें होती हैं, कौन कौन सी आयरन की चीजें हो गई, स्टील की हो गई, निकल की हो गई, कोबाल्ट की हो गई, वो क्या करता है ना, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स की चीजें हैं उन सबको अट्रैक्ट करके वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ था, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ये आपका क्रेन होता है, ठीक है, ये आपका क्रेन होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ रहता है, यहाँ हीप ऑफ वेस्ट होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हीप ऑफ वेस्ट के पास जाता है और यहाँ पे जितने भी आयरन और कोबाल्ट निकल की चीजें होते हैं वो इसमें अट्रैक्ट होकर चिपक जाती हैं और फिर ये मतलब इजी होता है सेपरेट आउट करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हेल्प टू कीप द रेफ्रिजरेटर डोर क्लोज टाइटली। जैसे रेफ्रिजरेटर्स में भी, फ्रिजेस में भी क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ रहता है। कैसे, जैसे जो नए नए फ्रिज होते हैं आप उनको खोलोगे ना, छोड़ दोगे, वो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फोर्स, मतलब उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है और वो फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको मैग्नेटिक फोर्स क्लियर हो। सेकंड कम्स योर दी फेमस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, और अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूं, क्या ये हवा में उड़ेगा या फिर ग्राउंड में जाएगा? ऑफकोर्स ग्राउंड पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा अर्थ है, ग्राउंड है, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड अर्थ जो है वो इस पेन पे क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुल अप्लाई कर रहा है अपने टूवर्ड्स, तो वो ऑफ कोर्स वो ग्राउंड पे ही जाके गिरेगा। जैसे मैं खड़ी हूँ, राइट, मैं अर्थ खड़ी हूँ, अर्थ भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। बहुत पता है, ग्रेविटेशन में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए इस 8 क्लास तक के लिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। को ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स में जिसमें मास होता है उसमें लगता है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, the force acts even when the objects are not in physical contact and hence is a non-contact force. जरूरी नहीं है, ठीक है, क्या ये पेन मेरे अर्थ के कांटेक्ट में? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इस पेन को ड्रॉप करूंगी, क्या ये डायरेक्ट हमारे ग्राउंड पे जाके गिरेगा? यस। तो क्या इन दोनों के बीच में कांटेक्ट था? कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी फोर्स तो अर्थ अप्लाई कर रहा है ना, बस ये वेट कर रहा है मेरे हाथ से पेन के छूटने का। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है हमारे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी कि कितना भारी हमारा ये है। अब मास है, जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं, मैं दो छोटे छोटे स्टोन्स ले लूं, दो छोटे छोटे पत्थर ले लूं और मैं कहूं कि इनमें जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि उनका जो मास है वो बहुत छोटा है। वही मैं अगर एक स्टोन ले लूं, एक पत्थर ले लूं और अपने अर्थ पे, और अपने अर्थ को ले लूं और बोलूं कि मैं इस स्टोन को अपने अर्थ पे गिरा दूंगी, क्या फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मास में बहुत ह्यूज डिफरेंस। हमारा स्टोन बहुत छोटा सा था और हमारा जो अर्थ है बहुत बड़ा है, तो वो एक बहुत हैवी अमाउंट में फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके कारण हमारा स्टोन जो है वो गिर जाता है नीचे। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण क्या होता है, हमारी जो चीजें होती हैं हमारे ग्राउंड पे गिर जाती हैं, अर्थ पे गिर जाती हैं। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटी। मैंने क्या बोला था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। जिस फोर्स से हमारा अर्थ ऑब्जेक्ट्स को पुल आउट करता है उसको ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स में लगता है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स में मास होता है। ठीक है, ग्रेविटी किसको कहते हैं? द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसको ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ व्हिच कीप्स अस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड। ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ के कारण हम लोग सब कोई ग्राउंड पे, और जो भी चीजें गिरती हैं वो हमारे डायरेक्ट अर्थ पे गिरती। कभी देखा कोई चीज गिरी और वो अचानक से आसमान में चली जाए? नहीं, अगर कोई चीज गिरा है तो दैट्स
दैट्स मतलब वो है कि वो हमारा ग्राउंड पे ही गिरेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अ फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, व्हेन अ चाइल्ड फॉल्स फ्रॉम अ ट्री he falls down because the force of gravity pulls her towards the earth। ठीक है, बच्चा पेड़ पे चढ़ा हुआ, पेड़ पे चढ़ के सेब तोड़ रहा था, ठीक है, सेब तो गिरा ही, सेब टूटने के बाद तो अर्थ पे गिरा ही, लेकिन वो जो बच्चा था वो हमारा जो ट्री पे चढ़ के हमारा तोड़ रहा था, वो बच्चा भी गिर गया, ठीक है। तो बच्चा भी गिरा, हमारा सेब भी गिरा, पेड़ पे से कहाँ गिरा, अर्थ पे गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि हमारा अर्थ वो लगा रहा था, क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, ठीक है। उसका जैसा ही बैलेंस बिगड़ा, ऐसा नहीं है कि उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो आसमान में उड़ जाएगा, ठीक है, वो कहाँ गिरेगा, धरती पे ही गिरेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर हो गया। अब लेट्स मूव टू आर अनदर फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी तक हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कितने सारे फोर्सेस कवर अप कर लिया हमने, ये कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कंप्लीट कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीट कर लिया। दिस इज द लास्ट फोर्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मैंने क्या बोला था, किसी भी टॉपिक के अंदर डाइव इन करने से पहले हमें उस टॉपिक का मतलब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स which can attract or repel each other even without a contact। आई गेस ये रिपेल और अट्रैक्ट किस में हो रहा था, मैग्नेटिक फोर्स में भी हो रहा था, राइट। सेम पोल्स वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, whereas अपोजिट पोल्स वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज ऑब्जेक्ट? क्या हम लोग इसको अपने चार्जर से चार्ज करेंगे? नहीं। The term electrostatic refers to stationary electric charges। stationary मतलब एक जगह रहने वाला, electric charges वो अभी हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसको ऐसे समझो, जैसे ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ इज योर एटम। एक एटम जो होता है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये एटम जो है वो हमारा न्यूट्रल कैसे होगा, एटम जो है हमारा वो न्यूट्रल कैसे होगा, अगर इसमें हमारे पास इक्वल अमाउंट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, ठीक है। तो एक एटम न्यूट्रल कैसे होता है, जब उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है ना, कि ये न्यूक्लियस हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पकड़ के रखता है, ठीक है। पकड़ किस पे मजबूत होगी, हमारे पास वालों पे हमारी पकड़ मजबूत होगी, राइट। जैसे इसको ऐसे मान लो, हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा बात करते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो हमारे मेट्स होते हैं, उनसे ज्यादा हम लोग उसके कंपैरिजन में हम लोग किससे ज्यादा बात करते हैं, बेस्ट फ्रेंड से। तो वही होता है ना, न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ही जो हमारा दूर के आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो जैसे ही बाहर जाता है, ये एटम हमारा कैसा होता है, ये हमारा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से हमारा एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि इसका और इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एड ऑन हो गए, तो ये एटम हमारा कैसा हो जाएगा, ये एटम हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया है कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन हो गए तो वो एटम हमारा कैसा हो जाएगा, एटम्स में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो वो नेगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। वेयरएज अगर उसी एटम से हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। protons positive charge, electrons negative charge। The object becomes charged due to transfer of electrons। एक ऑब्जेक्ट हमारा चार्ज कैसे होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। भी प्रोटॉन अंदर बाहर नहीं जाता है। लेट मी टेल यू एंड लेट मी क्लेरिफाई यू कि आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों, प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को ही क्यों अंदर बुला रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ही बाहर क्यों भेज रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज होता है। और इसके बाद केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हालांकि ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स है तो ठीक है। वो जो हमारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी के कारण हमारा जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो चार्ज होता है, ठीक है।
When an atom loses electrons, it becomes positively charged. क्यों positively charged हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से नेगेटिव कम हो जाएगा तो पॉजिटिव ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है. And when it gain electrons, it becomes negatively charged. Electric charge can be produced by friction when one object is rubbed against the another. जैसे वो बलून वाला भी जो एग्जाम्पल था उसको आपने क्या करा था, उसको अपने बाल पे रब करा था, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन हो रहा है. कहीं ना कहीं दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तब जाके वो जो आपका बलून था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली charged objects. An electrically charged object can exert an electrostatic force on an uncharged object. ये one of the important lines है. An electrically charged object, वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है. कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होगा? पहला कि अगर उसमें फ्रिक्शन हुआ, दूसरा अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सर्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किस पे अपना फोर्स दिखा सकता है, किस पे अपना दावा बोल सकता है? उन ऑब्जेक्ट्स पे जो अनचार्ज हैं, जो चार्ज नहीं है. ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इवन विदाउट अ कॉन्टैक्ट, ठीक है. जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल ये हो गया. When a plastic comb rubbed on dry hair attracts small pieces of paper, the attraction is due to the electrostatic force. कैसे? जैसे आप एक स्केल लो, ठीक है. अगर आप स्केल को अपने पेपर के पास रखोगे वो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको स्केल को अपने हेयर पे रब करा, क्या हुआ? पहली बात तो उसके हर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट में तुम्हारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते भी ये करो, आप अपना स्केल लो, ठीक है. आप उसको क्या करो कि आप पेपर से उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, वो नहीं होगा. लेकिन जैसे आप अपने स्केल को अपने बाल में रब करोगे, क्या होगा? हमारे बाल में पहले से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है. अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? हमारे स्केल में ट्रांसफर हो जाएगा. अब ये क्या होगा? स्केल हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया. क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. इलेक्ट्रॉन्स जहां जाते हैं वो चीज हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है. वो चार्ज पार्टिकल हो जाता, वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता. अब हमने इसको रब करा तो ये तो चार्ज हो गया, ठीक है. क्या करो ना, तुम पेपर के पास लेके जाओ, पेपर से पेपर के सामने रखो. जस्ट सी कि वो जो पेपर है वो तुम्हारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है. क्यों ऐसा हुआ? कॉपी में भी हमारे हैं ये प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, सब है, लेकिन वो पेपर में क्या है ना कि वो अनचार्ज है, ठीक है, वो न्यूट्रल है. लेकिन तुमने स्केल को तो चार्ज कर दिया ना, स्केल में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो वो जो पॉजिटिव वाले जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है. ये आपको कंसेप्ट बेटर केमिस्ट्री में समझ में आएगा, बट ठीक है. जो आपका स्केल है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो वो जब आप पेपर के पास रखोगे वो पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है. पेपर हमारा अनचार्ज था, वेरा स्केल जो था हमारा चार्ज था. तो ये है आपका आफ्टर बीइंग रब्ड अ प्लास्टिक रूलर कैन अट्रैक्ट पेपर स्क्रैप्स. रूलर कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज. हर चीज में होता है, न्यूट्रल होता है, उसको चार्ज करने की जरूरत है, ठीक है. इट exerts electric force on a paper. When we remove a polyester shirt in a dry weather and our body hair stands up, it happens due to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जब आप ड्राई वेदर में आप पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हो, ठीक है, जब आप उस पॉलिस्टर के कपड़े को उतारोगे, देखोगे जो आपके जो हेयर है वो जो आपका जो बाल है ना, वो जैसे आप कपड़े हटाओगे ना वो भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है. और हमारी बॉडी में एक सडन लिटिल अमाउंट ऑफ करंट ये हो जाता है, ठीक है. तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, फ्रिक्शन हुआ उस कपड़े और आपके हेयर्स में क्या हुआ, आपकी बॉडी में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ. जैसे ही आप उसको हटाते हो, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज अप हो, रबिंग के कारण चार्ज हो जाते हैं, और जैसे ही आप हटाओगे हमारे बाल कैसे होते हैं, थोड़े से उठ उठ से जाते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीनों चीज कवर कर लिया. क्या क्या? मैग्नेटिक कर लिया, ग्रेविटेशन कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया, ठीक है. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? If a gravitational force acts on all fruits equally, then why do only some fruits fall from tree? मतलब एक ये कंसेप्ट आ सकता है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हर चीजों पे लगता है, इवन हर अर्थ पे, मेरे पे भी लग रहा है, ठीक है, बट व्हाई आई एम नॉट फॉलिंग डाउन. तो इसका बहुत एक सुंदर और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि क्लास 9 में आपको पढ़ना होता है. इससे क्या होता है ना
कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, इवन तो ये जो लाइट्स हैं, जो फैंस हैं, वो सब मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे को पुल करने के लिए, मैं भी सब पे फोर्स लगा रही हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पुल करने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि ये बैलेंस आउट हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं और फिर मतलब न्यूट्रल हो जाता है, तो फिर कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सारा कंसेप्ट आप क्लास 9 में पढ़ोगे, ठीक है। तो मेरा ये कंसेप्ट था कि जैसे जो फ्रूट होते हैं वो सारे फ्रूट्स क्यों, अगर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है हमारा, तो क्यों सारे फ्रूट्स नहीं गिर जाते, क्यों बस वही फ्रूट गिरता है जो एकदम टिक जाता है, राइट? जो equally, then why do only some fruits fall from tree? Why do only the heavier and ripened ones drop while the others stay attached? इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप लोग इसको कहाँ बताओगे, कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। आई वांट टू नो कि अभी तक से आपने जितना पढ़ा उसको आप कितने अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, और इसके साथ मुझे आपके कॉमन सेंस के भी बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्या है, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इक्वली, देन why do only some fruits fall from tree? Why do only the heavier and ripened ones drop while the others stay attached? ठीक है, इसका आंसर मेरे को आप देना। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगा रखे हैं, जैसे ये नंबर 1 इमेज हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड दिस इज योर नंबर 8। आपने क्या करना है कि ये आपका होमवर्क है, ये आपका वर्क है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने आपको नंबरिंग देके आपको बतानी है कि कौन सा वाला नंबर कौन सा टाइप का फोर्स है, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कौन सा मैग्नेटिक है, कौन सा मस्कुलर है, ठीक है। वैसे करके आप आंसर देना है। तो यहाँ पे हमने फोर्स वाला टॉपिक, फोर्स वाला पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? बहुत जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है। तो वो फटाफट से रिकैप करते, क्या हमने पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, फोर्स क्या होता है, अपोजिट साइंस कैसे लिए जाते हैं, फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है, फिर फोर्स को हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा, कॉन्टैक्ट पढ़ा, नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ा, मस्कुलर पढ़ा, फ्रिक्शनल पढ़ा, और फिर जो अदर 3 पार्ट्स थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, कौन कौन से थे हमारी, मैग्नेटिक था, ग्रेविटेशनल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, ये सब हमने कवर कर लिया। तो हमने इस पार्ट में क्या कवर किया, हमने इस पार्ट में फोर्स वाले पार्ट को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेशर कवर करेंगे, और इसी के साथ हम अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। और फिर जब प्रेशर वाला पार्ट हो जाएगा तो हमारा फोर्स एंड प्रेशर ऑफ द फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय।